नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 20 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। सॉरी, आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, आपके सामने कभी कभी हो जाती है। रात में वीडियोस रिकॉर्ड करते करते मेरे को देर हो जाती है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं तो वीडियो आधा एक घंटा लेट हो जाती है। सो सॉरी फॉर दैट। देखते हैं आज कौन कौन से एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। 4 एडिटोरियल्स मैं आपको जल्दी जल्दी डिस्कस करके बताऊंगा। पहला है अ वर्ड इन केओस एंड अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। देखिए, एक तरीके की ऑटोक्रेसी चल रही है आज की डेट में। ऑटोक्रेसी मतलब कि एक आदमी डिक्टेटरशिप कर रहा है, और ये ऑटोक्रेसी की जो ताकत है डिक्टेटरशिप करने वालों के पास, वो किसके दम पे आ रही? तो इंफॉर्मेशन के दम पे आ रही है। दुनिया भर में जो डेमोक्रेसीज हैं वो खतरे में है, और आज की डेट में अगर कोई एक पर्सन ऑटोक्रेसी के दम पे बहुत ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है तो वो है जी जिनपिंग, चाइना के। तो ओवरऑल दुनिया भर में डेमोक्रेसी कैसे खतरनाक, मतलब कैसे खतरे में है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की है। कहानी की तरह ये आर्टिकल समझा दूंगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक तो नहीं है, बट सुनने में मजा आएगा। नेक्स्ट है इंडियाज मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जो हमारी सरकार है वो बहुत ज़्यादा ये दिखाती है कि हम कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का जो मार्केट है वो बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए खुला हुआ है, इस तरीके की बातें हमारी सरकार कहती है। बट ऑथर एक्चुअली में ये कह रहा है कि जो सरकार ये दिखाती है ना दुनिया को इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो रहा है, वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है। एक्चुअली में अभी भी जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है वो करने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेक्शनिज्म करने की कोशिश आ रही है। गवर्नमेंट बाहर की चीज़ों को इंडिया में सस्ते में अवेलेबल नहीं कराना चाहता है। गवर्नमेंट डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को ज़्यादा मदद दे रहा है, और उसके बदले रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है बाहर के इन्वेस्टमेंट पे। तो इस पूरे ओवरऑल सिनारियो में इंडिया एक लिमिट से ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, ये मुश्किल है। इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऑथर ने बोले हैं, उसको देखेंगे। फिर भैया, जो न्यूज चैनल्स है उनके रेगुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक बहस छिड़ती नजर आ रही है। करंट अफेयर से मैंने इसको कवर किया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो देखेंगे। और लक्ष्मी विलास बैंक को टेक ओवर कर लिया है सिंगापुर की डीबीएस बैंक ने। इसमें आरबीआई ने क्या रोल प्ले किया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो वर्ड इन केओस एंड अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सबसे खास बात दोस्तों, इस आर्टिकल को लिखा किसने? इस आर्टिकल को लिखा है एम के नारायण साहब ने, और ये पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर ही बन चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं इंडिया पे। तो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ चुके हैं एम के नारायण साहब, तो ऑब्वियस ही बात है इनके कुछ पॉइंट्स में कुछ तो दम होगा ही होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारे रहने का तरीका, जीने का तरीका, गवर्नेंस का तरीका, हर चीज बदलता है, नो डाउट। 21st सेंचुरी है ना, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। और सबसे पहले एग्जाम्पल कोट किया है दोस्तों अमेरिका का। एम के नारायण साहब कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर अमेरिकन सोसाइटी को आप देखो तो वो बहुत ज्यादा पोलराइज है। इनफैक्ट अमेरिकन सोसाइटी है नहीं, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दुनिया ही पोलराइज नजर आ रही है दोस्तों। बट चलिए अब यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी की बात करें। अमेरिकन सोसाइटी में बहुत से सेक्शंस में लड़ाई हो रही है, जैसे लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई केवल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लेवल की नहीं है, जुडिशरी में भी है। तो जुडिशरी, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं ना अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे, वहां लिबरल ज्यादा है या कंजर्वेटिव ज्यादा है? लिबरल लिबरल डिसीजन देते हैं, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव डिसीजन देते हैं। तो काहे का पीनल कोड? नियम कानून में, लॉ में सबसे सर्वोसर्वा क्या होता है कि भैया जो नियम बना हुआ है, जो एक्ट बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा है उसके हिसाब से आप डिसीजन दो। लेकिन यहां पे आइडियोलॉजी पे डिसीजन हो रहे हैं अमेरिका में, और जुडिशरी भी इससे अलग नहीं हो पा रहा है। तो लिबरल तो बिल्कुल ही फास्ट फॉरवर्ड डिसीजन देंगे, कंजर्वेटिव तो थोड़ा बैक एंड, मतलब पुराने दकियानूसी ख्यालात वाले डिसीजन आएंगे। उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, हार चुके हैं वो, जो बाइडेन जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। अभी होता ये कि 10 या 15 मिलियन से अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए होते तो उस केस में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाते कहां दौड़ते हुए? वो पहुंच जाते दौड़ते हुए यूएस की सुप्रीम कोर्ट के पास। बट एक बड़े वोट मार्जिन से हारे। अब उतना बड़ा वोट मार्जिन नहीं, पर फिर भी बड़ा वोट मार्जिन है, जिसके चलते सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप जा नहीं सकते। बट डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही है। जनवरी में कमान जो बाइडेन के हाथ में आएगी, अभी तो नवंबर चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर तो डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट है। तो भैया वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं ये गलत हुए हैं, इसमें फ्रॉड हुआ है। और कहीं ना कहीं यूएस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है, डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं ना यहां पे, इसको प्रॉपर अपोजिशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन में हार चुके हैं। बट कहीं ना कहीं यूएसए
में एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि चाहता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी को फॉलो करे। और कहीं ना कहीं आप डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी को कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बोल सकते हो। कंजर्वेटिव किस सेंस में, कि मतलब ये नहीं कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा करो, बिजनेसेस को प्रमोट ना करो। जो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसेस को तो वो प्रमोट करेंगे कहेंगे। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को अमेरिकन के लिए बनाना चाहते हैं। बाहर के लोगों को अमेरिका में मत घुसने दो, अमेरिका की कंपनी से कमाया हुआ प्रॉफिट अमेरिका में रहे, अमेरिकन कंपनीज अमेरिकन सरकार को टैक्स पे करे, ना कि सप्लाई चेन बना के चाइना की सरकार को कम टैक्स पे करे। तो इस तरीके की बात यहां पे निकल के आती है। इसीलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा तबका डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो तबका डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है वो पहले के प्रेसिडेंट की लिबरल पॉलिसी से परेशान हो चुका है। पहले की प्रेसिडेंट की कौन सी लिबरल पॉलिसी, कि भाई दूसरे देशों की डेवलपिंग कंट्रीज को हम बहुत सारा पैसा असिस्टेंस में देंगे, दूसरे कंट्रीज में जो सिविल वॉर चल रहे हैं वहां पे हम अपनी आर्मी को भेजेंगे जिसके चलते अमेरिका का पैसा खत्म होगा, बाहर के देश से अमेरिका में लोग काम करने आएंगे, H1B वीजा से उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, वो अमेरिकन के सिटीजन बन जाएंगे। इन सब चीजों से जो व्हाइट तबका है या फिर कह लीजिए अमेरिका की जो सोसाइटी, उसका एक बहुत बड़ा तबका नाराज था। इसीलिए वो आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। 70 मिलियन से ज्यादा वोट मिले, 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। 2016 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था ना, डोनाल्ड ट्रंप को कम वोट मिले थे, इस बार ज्यादा वोट मिले। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब चीजों में कुछ और बातों का रोल है। सबसे पहली बात, फेक न्यूज। फेक न्यूज आज की डेट में डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा बनकर नजर आ रही है। ये एक चीज हो गई। दूसरी बात, मैनिपुलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस बाय यूजिंग साइकोमेट्रिक टेक्निक्स। साइकोमेट्रिक यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से एक पर्सन की साइकी को बदला, सोचने के तरीके को बदला और ओवरऑल उसके माइंडसेट को बदल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल डीप फेक्स। डीप फेक्स मैंने आपको पहले बताए हैं। डीप फेक्स में क्या होता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं। तो मान लीजिए कोई हिंदू रिलीजियस लीडर भाषण दे रहा है, ठीक है ना, एकदम ही उसके जैसा एक आदमी बना दिया। मतलब वो जो हिंदू रिलीजियस लीडर था, वो जो बोल रहा था उसके लिप से जो निकल रहा था, अब वो भले मान लो किसी और मुद्दे पे बोल रहा हो, लेकिन उसकी लिप रीडिंग से एक ऐसे दूसरे ऑडियो को उस पर्सन के साथ जोड़ दिया जो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात करता है। तो ओवरऑल डीप फेक के चलते किया क्या गया कि भाई वो जो हिंदू रिलीजियस लीडर बोल रहा था उसके मुंह के शब्दों को बदल के कोई दूसरा ऑडियो लगा के इस तरीके से सामने प्रेजेंट किया गया कि भाई वो डीप फेक है। और इतना डीप फेक है कि वो ओरिजिनल लग रहा है। और ओरिजिनल में क्या नजर आ रहा है पूरे देश के लोगों को, मुस्लिम्स को, कि भाई ये हिंदू रिलीजियस लीडर्स हमारे धर्म को भड़का रहा है। तो इससे क्या भड़केगी, कम्युनल हिंसा भड़केगी। तो ये जो डीप फेक टाइप की चीज है, ये इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, हर जगह पे इस्तेमाल की गई है। कहीं ना कहीं यहां पे आप कह सकते हो कि जो डिसएडवांटेजियस यूजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें ये आता है। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस प्रकार के यूजेस डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूरोप पे आ जाते हैं। यूरोप में क्या प्रॉब्लम चली, देखिए कोविड-19 ने तो यूरोप में टरखाट मचाए रखा है। पहले तो यूरोप में कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया, अब एक सेकेंड वेव सी आती नजर आ रही है यूरोप में। उसके बाद भाई ये ब्रेक्जिट वाला पूरा का पूरा इशू चल रहा है। तो ब्रेक्जिट बाकी यूरोपियन यूनियन से बहस कर रहा है, उसमें फिर से प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं आयरिश रिपब्लिक में फिर से बवाल ना छिड़ जाए। व्लादिमीर पुतिन, भले ही रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, बट आज की डेट में रशिया की इंटरनेशनल एरेना में इतनी औकात रह नहीं गई है, कोई कुछ भी बोल देता है। रशिया चाइना के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद भी जो भी ग्लोबल डोमिनेंस है वो चाइना का नजर आता है, रशिया का नजर नहीं आता है। और रशिया की जो लेटेस्ट एक्टिविटीज CSTO में, ये तो पता ही चल गया आर्मीनिया कितनी बुरी तरीके से हारा अजरबैजान से, और रशिया किसी भी तरीके से हेल्प करने नहीं आया। यहां पे एक कंट्री निकल के आती है फ्रांस। फ्रांस एक बहुत ताकतवर नेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, सेक्युलरिज्म है वहां पे। यूरोप में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी फ्रांस में रहती है। और फ्रांस हमेशा से बोलता था कि भैया हम ओपन लिबरल माइंडसेट के लोग हैं और हमारे यहाँ हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात फ्रांस की अब झूठ होती नजर आ रही है। रिसेंट इवेंट्स में आपको ये पता ही चला है, टेररिस्ट अटैक हुए थे फ्रांस में, पेरिस के स्कूल टीचर का सर ही धड़ से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके की चीजें हैं। IS वायलेंस, इस्लामिक स्टेट का वायलेंस हुआ नाइस में। तो ये तरीके की जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके के अटैक होंगे तो जो मेजॉरिटी सेक्शन है फ्रांस का, वो भी उठ खड़ा होगा कि हमको तो ये इस्लाम मारने की कोशिश कर रहा है, हम इसके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो एक और ही नए प्रकार का रेडिकलाइजेशन निकल आएगा। फिर ओपनली इमैनुअल मैक्रॉन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया कि हम जो फ्रांस का इस्लाम है उसको एक अलग ही ब्रांड बनाएंगे इस्लाम की। तो इसमें जो दुनिया भर के दूसरे मुस्लिम लीडर्स थे और टर्की के प्रेसिडेंट रसेप तैयब अर्दोगन, वो इल्जाम लगाने लगे इमैनुअल मैक्रॉन के ऊपर कि ये इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं।
फिर हम ये भी देखने को मिल रहा है कि अलकायदा फिर से आ रहा है सीरिया इराक में, जहां पे इस्लामिक स्टेट को 2018 के एंड में दबा दिया गया था, फिर से रिसर्ज हो रहा है, फिर से ताकतवर हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया में अटैक्स हुए, फ्रांस के पेरिस और नाइस नाम के शहर में अटैक हुए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो रिलीजियो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, भले ही इसको आपने पूरी दम से दबा दिया हो, बट कहीं ना कहीं ये फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और बहुत सारी जगहों पे इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके पावर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से प्रयोग करके जो डिक्टेटर्स हैं और ऑटोक्रेट्स हैं, जो कि सामने सामने डिक्टेटर ऑटोक्रेट नहीं है, बट वो अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, जो कि आज की डेट में हो रहा है। मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में डीप फेक्स, फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ आ जाता है। ये जो डीप फेक्स है और फेक न्यूज है, ये भैया वर्स्ट फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इस गलत प्रकार की इंफॉर्मेशन की यूज से कितना बवाल मचाया जा सकता है, ये आपको बैंगलोर के राइट्स में पता चलेगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद की एक गलत फोटो को डालने के चक्कर में पूरे बैंगलोर में दंगे भड़क गए थे। ये कुछ दिन पहले की न्यूज है, आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं आज की देश में देखिए, जो टोटलिटेरियन कंट्रीज हैं उनका तो अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वो अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल कैसे करें? तो वो डाटा को मैनिपुलेट करके लोगों को एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई यही हमें बचा सकता है और हमें कोई नहीं बचा सकता। अब इंडिया की बात की जाए, इंडिया में जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत पोलराइज्ड है। कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो शांत पड़ गए, पर वो शांत बिल्कुल खत्म नहीं हुए। अब यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल बातें करने लगेंगे एमके नायडू साहब, जो कि एंटी बीजेपी हैं, तो यहाँ पॉलिटिकल बात आने लगेगी। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को उठाने लगेंगे, जो चीजें सेटल हो चुकी हैं उसको उठाने लगेंगे, फिर बात करने लगेंगे पीपल्स अलायंस, गुपकर डिक्लेरेशन। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। फिर बात की जाए कि इंडिया के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, इंडिया के जो चाइना के साथ रिश्ते हैं बहुत ज्यादा घट रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंडिया के अंदर लोगों के अंदर एक मिलिट्री सुपीरियोरिटी की बात लेके आई गई और हमने बताया कि हमने पैंगोंग सो के साउदर्न बैंक पे चढ़ के कब्जा कर लिया है और चाइना को हरा सा दिया है। लेकिन ये सब बातें झूठ हैं, ऐसा बोला है यहाँ पे किसने? एमके नायडू साहब ने। मतलब वो आर्मी की गैलेंट्री को भी यहां नीचे कर दे रहे हैं। अरे साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे पढ़ के तो हमारी आर्मी ने कुछ किया है ना, सरकार ने थोड़ी ना किया। सरकार तो दिल्ली में बैठी है। आपको सरकार को क्रिटिसाइज करना है तो सरकार को करो, ठीक है, आर्मी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो इनडायरेक्टली? चलिए खैर, वो एक अलग बात है। फिर ये बोला जा रहा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनी, और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है नहीं। अब आज की डेट में आप देखो कि एक बात, ये पॉइंट तो मुझे एमके नायडू साहब का बड़ा जबरदस्त लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी से लग रहा है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, आपका इंडिया, जापान, यूएस चारों हैं, और जब आरसीईपी बना तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया दोनों मेंबर्स बन गए आपके, किसके? आरसीईपी के। चाइना बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान जो कि क्वाड के इतने वोकल मेंबर्स हैं, वो आरसीईपी के मेंबर बन गए। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इन कंट्रीज के लिए, और आरसीईपी का पार्ट ना बन के इंडिया इस इकोनॉमिक एडवांटेज को लूज कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान भी बहुत प्रोएक्टिवली इंडिया को अपोज कर रहा है। पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली इलेक्शन कराने की बात कर दी है और वो करा ही लेंगे। तालिबान में, सॉरी, अफगानिस्तान में जो तालिबान ग्रुप है वो और वायलेंस कर करके स्ट्रांग होता जा रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि पूरी दुनिया में पोलराइजेशन के चलते डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। और अगर आप चाइना की बात करिए तो चाइना में शी जिनपिंग ताकतवर ही होते चले जा रहे हैं। 20th पार्टी कांग्रेस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 2022 में, और ऐसा बोला जा रहा है कि चाइनीज शी जिनपिंग इस कांग्रेस के बाद और ताकतवर होने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी खतरे में, और कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल और ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी ऊपर की तरफ आ रही है। बस यही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं, इंडिया मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ। देखते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे रिसेंटली जब आरसीईपी का एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके एक दिन बाद एस जयशंकर साहब, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए क्या बोल रहे हैं जयशंकर साहब। इन द नेम ऑफ ओपननेस वी हैव अलाउड सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स and unfair production advantages from abroad to prevail, justified by the mantra of an open and globalized economy. It was quite extraordinary that an economy as attractive as India allowed the framework to be set by others. यानी भी क्या बोल रहे हैं कि भैया हमने ये जो इकोनॉमी ओपन कर दी बाहर के देशों के लिए, सब लोग अपने सब्सिडाइज चीज़ों को लाके इंडिया में बेचने लगे और इंडिया का मार्केट बाहर के लिए ओपन हो गया।
और हम अपने मार्केट को डेवलप नहीं कर पाए। कुल मिला के यहाँ पे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए बात कर रहे हैं जयशंकर साहब क्योंकि उससे जस्ट एक दिन पहले 15 नवंबर को 15 कंट्रीज ने RCEP के फ्रेमवर्क को साइन कर लिया, और इंडिया ने 2019 में ही RCEP को छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट अपने इस स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ भाई, हम RCEP के पार्ट नहीं है तो क्या हुआ, हमने सही किया। अब यहाँ पे ऑथर इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं। ऑथर ये बोल रहे हैं कि RCEP को ना साइन करके इंडिया ने गलती की है। क्यों गलती की है, उसके कुछ रीजंस दिए हैं ऑथर ने। पहला रीजन क्या बोल रहे हैं, बाय रिफ्यूजिंग टू साइन RCEP, a sign of weakness not boldness, India is now truly at the margins of regional and global economy। यानी कि RCEP का पार्ट ना होके इंडिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल इकोनॉमी के साइडलाइंस पे आ गया है इंडिया। यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेड मल्टीलैटरलिज्म का कंसेप्ट था वो तो अब इतना यूजफुल तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दुनिया भर में जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उसके इंजन बन चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट, इनफैक्ट द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन के निकल के आएगा RCEP। और अगर इंडिया इस RCEP का पार्ट नहीं है तो इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन्स का भी पार्ट नहीं हो पाएगा, जैसा यहां पे ऑथर बोलने की बात कर रहे हैं। उसके सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, Has India embraced the economic openness that Mr. Jaishankar laments about? While India is surely a much more open economy than it was 3 decades ago, globally India continues to be relatively closed when compared to other major economies। देखिए जयशंकर साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने इकोनॉमी को एक लिमिट से ज्यादा खोल के अपने आप को डिसएडवांटेज पे ले आए हैं। बट क्या हमने अपनी इकोनॉमी को सच में इतना ज्यादा ओपन किया है? अगर आप बात करो दुनिया भर के कंट्रीज से, 1990s के पहले की सिचुएशन को आज की सिचुएशन से आप कंपेयर करोगे, 1990 से लेकर 2020, 3 डेकेड्स में हमारी इकोनॉमी काफी खुली है, लेकिन अब भी हमारी इकोनॉमी उतनी नहीं खुली है। फॉर एग्जांपल, जिन देशों को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे चुका है, उनसे आने वाले सामान पे भी हम लोग 13.8% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जो कि किसी भी मेजर इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंसेप्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसेप्ट, मतलब कि इंडिया ने अगर किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है तो वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स को इंडिया में लीस्ट इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, और ये लीस्ट इंपोर्ट ड्यूटी भी 13.8% है, जबकि बाकी देशों में इतनी नहीं है। वियतनाम ने जिन जिन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, उनके प्रोडक्ट्स वियतनाम में बिल्कुल लीस्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे आते हैं, बट वियतनाम को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका मार्केट बहुत छोटा है, तो वो बड़े मार्केट्स को टारगेट करते हैं। उसी तरीके से एक और स्टैटिस्टिक्स है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अपने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में बोला कि इंडिया वेरी रिस्ट्रिक्टिव वाली कंट्री में आता है, कैटेगरी में आता है। 1995 से लेकर 2019 में इंडिया ने 972 बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जो आज तक किसी भी और देश ने नहीं लगाई है। ये किस लिए किया गया है? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जयशंकर साहब जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतने लंबे समय से खुली हुई है जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान हुआ है, बाहर के देशों को फायदा हुआ है, ये बात पूरी तरीके से सच देखिए है नहीं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी उस हद तक नहीं खुली है जिस हद तक यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं जयशंकर साहब कि ये खोली गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, इन ब्लेमिंग FTA फॉर द वोज ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, the external affairs minister is contradicting his own government economic survey presented earlier this year, which concluded that India had benefited overall from FTA signed for fall। यानी कि जो प्रेजेंट सरकार है, इनका जो इकोनॉमिक सर्वे आया था इसी साल 2020 में, इस इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला था कि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा हुआ है, और अब एस जयशंकर साहब सामने आके क्या बोल रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हमको नुकसान हुआ, हमारी इकोनॉमी बाहर की कंट्रीज के लिए फेमस हो गई। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन सा नजर आ रहा है किनकी स्टेटमेंट्स में, जयशंकर साहब की स्टेटमेंट्स में। फिर क्या बोल रहे हैं कि देखिए, फोर्थ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स फॉलोइंग द फाइनेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज पास्ट गवर्नमेंट्स फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग इंडियाज इंटरेस्ट बाय डूइंग बिजनेस एज पर फ्रेमवर्क सेट बाय अदर्स। अब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए, नो डाउट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पुरानी गवर्नमेंट की बुराई करती है। जब पुरानी गवर्नमेंट थी वो दूसरी, देखिए पार्टी वर्सेस पार्टी पॉलिटिक्स तो चलती ही रहती है, ठीक है। तो यहां पे ऑथर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट्स की बुराई कर रहे हो, आपने पिछले 6 सालों में क्या किया जब RCEP की निगोशिएशंस चल रहे थे? अगर आप इतने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे थे तो RCEP की निगोशिएशंस में इंडिया को पार्ट बना लेते, इंडिया को एडवांटेज पे रख के, बट वो आप नहीं कर पाए। और फाइनली यहां पे क्या बोला जा रहा है
In criticizing economic openness and globalization, External Affairs Minister wholly ignored the fact that India has been one of the major beneficiaries of economic globalization. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 1990s में जब इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई, एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आया, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत तेजी से आई है। इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर अरविंद पंगरिया, इनका क्या बोलना है कि रूरल और अर्बन इंडिया में जो पॉवर्टी थी वो 2004-5 में 40% थी और 2011-12 तक वो 20% पे आ गई। और जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है इंडिया की 2000 से लेकर 2010 में, दैट इज समवेयर अराउंड 8%। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। कहीं ना कहीं इंडिया को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ। तो कहने की कोशिश यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऑथर, ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की तरफ से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद इंडियन गवर्नमेंट अपने इस स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया है तो वो सही किया है। अब कुछ हद तक तो देखिए दोस्तों, ये बात सही है, गवर्नमेंट बिल्कुल आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर सकती, इंडिया एकदम से आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर सकता। इंडिया की ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत बड़ी है, हम चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज्यादा है नहीं। आरसीईपी जैसा एग्रीमेंट इंडिया तब साइन कर सकता है, देखिए इंडिया के पास एक ही लेवरेज पॉइंट है, बड़ा मार्केट। आरसीईपी का पार्ट इंडिया अगर बन जाता है तो बाकी कंट्रीज को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। अभी इंडिया को बाहर के मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा, लेकिन इंडिया के पास उतनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं। तो अगर फिलीपींस के अंदर कोई चीज मंगानी है तो इंडिया से ना मंगा के चाइना से मंगाएंगे लोग, क्योंकि चाइना से सस्ती मिलती है और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो ये बातें यहां पे निकल के आ रही हैं दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। कर्बिंग ऑन एयर बाइगॉटरी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक बहस सी हो रही है। बहस क्या हो रही है? देखिए, तबलीगी जमात वाला इशू। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से सवाल पूछा, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है कि भैया मीडिया की जो रिपोर्टिंग रही है तबलीगी जमात की, ये इस प्रकार को क्यों रही है कि इनको विशियस इंटरनेशनल स्प्रेडर्स की दिखाया गया। मतलब तबलीगी जमात की जो ओवरऑल मीटिंग हुई, इसको इस प्रकार से क्यों दिखाया गया कि भाई ये लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। तो धर्म के नाम पे कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई और ओवरऑल तबलीगी जमात की इस मीटिंग को कोरोना वायरस की स्प्रेडर्स की तरह एक बहुत बड़े मीडिया के सेक्शन ने दिखाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि आप मीडिया के रेगुलेशन के लिए करते क्या हैं, न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़ चैनल है उनके रेगुलेशंस के लिए करते क्या हैं। इस चीज को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से पहले कवर किया अपने करंट अफेयर्स में। सेंटर बहुत ज्यादा इंटरवीन करना नहीं चाहता इस चीज में। सेंटर का एक एफिडेविट आया और सेंटर अपने एफिडेविट में क्या बोल रहा है? सेंटर ने बोला कि देखिए, जो मीडिया कवरेज होती है दैट प्रीडोमिनेटली स्ट्रक अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। अब बात यह है कि सरकार का यह बोलना है कि जब एक व्यूअर टीवी चैनल देखता है तो उसके पास एक टीवी चैनल नहीं, नाना प्रकार के टीवी चैनल होते हैं और वो नाना प्रकार के टीवी चैनल में चुनने के लिए फ्री है। अब ये बात तो देखिए सरकार की सही है। आप अगर कोई भी डिश टीवी, एयरटेल टीवी ले रखा है, बतेरे चैनल्स आते हैं, आप कोई भी चैनल दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चैनल देखना चाहते हो। तो जब लोग फ्री हैं कि वो कौन से चैनल देखना चाहते हैं, तो अलग अलग मीडिया चैनल्स में अगर कहीं बाइस्ड माइंडसेट आ रहा है तो लोग खुद उन चैनल्स को बदल सकते हैं और हम एक लिमिट तक ही चैनल के उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, ऐसा सेंटर का बोलना है। लेकिन कोर्ट ये बोल रहा है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपने अगर किसी ब्रॉडकास्टर ने गलत ब्रॉडकास्ट किया है तो आपने क्या एक्शन लिया। अब यहां पे सेंटर का जो स्टैंड है कि भैया न्यूज मीडिया ये फ्री हैं, इनमें इंटरफेरेंस सही नहीं है, व्यूअरशिप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो उनमें से अपने ऑप्शंस बदल सकते हैं। अब सेंटर यहां पे एक बात और बोल रहा है। सेंटर बोल रहा है कि ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसमें जो चैनल्स हैं वो खुद मिलकर अपना सेल्फ रेगुलेशन करते हैं। और आप देखिए कि इट वुड बी इन ऑर्डर इफ द सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म डील्स विद डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मेटिव जर्नलिज्म। देखिए, नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो अथॉरिटी है वो जर्नलिज्म के, आप कह सकते हो, नॉर्म्स को सेटअप करती है। कोर्ट का ये बोलना है कि भले ही ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये जर्नलिज्म के पैरामीटर्स को कवर कर रही है, लेकिन अगर जर्नलिज्म के पैरामीटर्स नॉर्मेटिव जर्नलिज्म यानी एक प्रॉपर, एक डिग्निफाइड, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म से डिविएट करते हैं तो उस केस में सरकार क्या करेगी? उस केस में ये जो एक्ट है आपका, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट के अंदर दो सेक्शंस है, एक सेक्शन 19 और एक सेक्शन 20। ये सेक्शन 19 क्या बोलता है? प्रोहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स दैट वायलेट द प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग कोड्स,
और सेक्शन 20 बोलता है इवन एन एंटायर चैनल इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो भैया ये जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, इसके सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के अंदर हमारी सरकार के पास ताकत है कि मान लीजिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंदर जो भी नॉर्म सेटअप किए गए हैं, अगर कोई टेलीविजन चैनल उन नॉर्म्स को नहीं मान रहा है तो उस केस में सरकार के पास ये ताकत है कि वो इंटरवीन करके या तो उस प्रोग्राम को रोक सकता है, चैनल को वार्निंग इशू कर सकता है, पूरे के पूरे चैनल को भी हटा सकता है। और पहले कई बार ऐसा हुआ है कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बहुत सारे चैनल्स को हटवाया है, तो यहां पे क्यों नहीं हटवाया गया इस तबलीगी जमात वाले केस में? तो एक ऑब्वियस सी बात है कि सरकार के ऊपर ये इल्जाम सा उठता नजर आ रहा है कि सरकार कुछ इंटरेस्ट जो कि सरकार की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होते हैं उन प्रोग्राम्स को तो हटवाते हैं, लेकिन वो चीजें जो सरकार के आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है उनको नहीं हटवाते हैं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो कुल मिला के बाद दोस्तों यहाँ पे सुदर्शन न्यूज वाला केस भी करा जा रहा है। सुदर्शन न्यूज वाला केस और सीधे सीधे मैं यहाँ पे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि फिर जब मैं इस तरीके की बातें बताता हूँ तो जो व्यूअरशिप है उसके अंदर भी पोलराइजेशन आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। समझ गए? बात यह है कि कोर्ट का आप एज अ सिविल सर्वेंट इसमें क्या देखो, आप इसमें एज अ सिविल सर्वेंट इसमें देखो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, इसका सेक्शन नंबर 19 और इसका सेक्शन नंबर 20। सुप्रीम कोर्ट का सेंटर से यह बोलना है कि मान लीजिए अगर कोई न्यूज चैनल गलत तरीके से कम्युनल बेसिस देके कोई प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है तो सरकार उसमें कुछ कर सकती है। सरकार किसके अंदर कर सकती है? तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर कर सकती है। नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडिंग अथॉरिटी एक प्राइवेट एसोसिएशन है। इस प्राइवेट एसोसिएशन ने सेल्फ नॉर्म्स बना रखे हैं, सेल्फ रेगुलेशन के नॉर्म्स बना रखे हैं नॉर्मेटिव जर्नलिज्म के लिए। लेकिन अगर जर्नलिज्म नॉर्मेटिव जर्नलिज्म से डिविएट करके दूसरी तरफ जाता है और गलत तरीके से चीजों को प्रमोट करता है जो कि सोसाइटी में एक डिसबैलेंस लेके आ सकते हैं, तो उस केस में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो रोक सकती है इसको। बस यही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और अगली इस पे आते हैं अनदर बेल आउट। लक्ष्मी विलास बैंक का आपने नाम सुना ही होगा दोस्तों। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हेल्थ इज अ कंसर्न डिस्पाइट द आरबीआई प्रीएम्प्टिव रेस्क्यू एफर्ट्स। यहां पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, आरबीआई ने डिसीजन लिया है लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर 1 महीने का मोरेटोरियम लगाया जाएगा और साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक को किसके साथ जोड़ दिया जाएगा? सिंगापुर की गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल डीबीएस बैंक के साथ। अब डीबीएस बैंक ने 2018 में भी लक्ष्मी विलास बैंक के 50% शेयर्स को खरीदने की कोशिश की थी, हालांकि उस समय पे वो खरीद नहीं पाई थी, शायद आरबीआई की तरफ से अपोजिशन आया था। लेकिन अब डीबीएस बैंक लक्ष्मी विलास बैंक को ओवरटेक कर रही है और कहीं ना कहीं इस ओवरटेकिंग को गवर्नमेंट रेगुलेटर हमारे आरबीआई ने ब्रोकर किया है और आरबीआई ने कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया है लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर। अब आप बोलोगे कि एक बैंक लक्ष्मी विलास बैंक जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसके खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस गलत थे, ऐसे बैंकों को आरबीआई पब्लिक मनी यानी टैक्स पेयर का मनी इन्फ्यूज करके क्यों बचा रही है? इसका एक बहुत प्रॉपर और लॉजिकल जवाब है दोस्तों। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जब गलत इफेक्ट्स आते हैं ना तो वो कैटास्ट्रोफिकली हिट करते हैं पूरी इकोनॉमी को। अब मान लीजिए लक्ष्मी विलास बैंक बैठ जाता है तो लक्ष्मी विलास बैंक में जितने भी डिपॉजिटर्स इन्वेस्टर्स का पैसा है ना वो भी बैठ जाएगा। पूरा का पूरा शेयर मार्केट जो लक्ष्मी विलास बैंक का है वो नीचे चला जाएगा। उसके चलते बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। जब बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा तो मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट आएगा और वो निगेटिव सेंटीमेंट कहीं ना कहीं जो बाकी डिपॉजिटर्स हैं, जिन बाकी लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, उनको पैनिक करा देंगे और वो लोग बैंकों की तरफ भागने लगेंगे अपना पैसा निकालने के लिए। और उस चक्कर में कोई दूसरा फ्रेजाइल बैंक होगा ना तो उसकी भी फ्रेजिलिटी ओपन में आ जाएगी और एक तरीके का कैटास्ट्रोफिक इवेंट सही बन जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 की सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस में। हालांकि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी यूएस में और यहां पे सीधे सीधे बैंक की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस की बात की जा रही है। तो भैया, बैंकों की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं इसीलिए आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया है और डीबीएस बैंक को यह परमिशन भी दी है कि आप लक्ष्मी विलास बैंक को ओवरटेक कर लो। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई ये पहले बार कर रही है। यस बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक था इसमें भी कैपिटल इन्फ्यूजन करके आरबीआई ने इसको बचाया था। कहीं ना कहीं लक्ष्मी विलास बैंक को बहुत सालों से नुकसान हो रहे हैं। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर डाल दिया था सितंबर 2019 में ही। तो आरबीआई को पहले से ही पता था कि इसमें प्रॉब्लम चल रही है।
आरबीआई ने इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जब डाला था सितंबर 2019 में, उस समय पे इस लेंडर के फाइनेंसेस में अगर बात की जाए तो ग्रॉस रेशियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू एडवांसेस शॉट अप टू 25.4%, यानी कि भैया जो इसके एनपीए हैं, जो इसने लोन में पैसा घुमाया वापस नहीं आया, और जो टोटल लोन इसने घुमाया है, तो टोटल लोन को नीचे रखिए और एनपीए को ऊपर रखिए तो 25%, ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी 25% पैसा जो कि आपने मार्केट में घुमा रखा है वो वापस ही नहीं आ रहा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बाकी 75% पे अगर आप 10 से 15% का भी इंटरेस्ट ले लोगे तो आप ओवरऑल बहुत ज्यादा लॉस में रहोगे। इसलिए लक्ष्मी विलास बैंक की जो अकाउंट शीट्स हैं वो बिगड़ गई हैं। फिर टायर 1 कैपिटल रेशियो ये निगेटिव 0.88% में पहुंच गया है। कैपिटल रेशियो -4.85% में पहुंच गया है। टायर 1 कैपिटल रेशियो के बारे में जानना है तो टायर 1 कैपिटल रेशियो मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, अब बात की जाए आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ जी, इनका ये बोलना है कि देखिए सिर्फ ये लक्ष्मी विलास बैंक की बात नहीं है, ओवरऑल कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ना केवल इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है। कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स बिगड़ गई हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेब्ट आ गया है, प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई है। और आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी जुलाई में, उसने ये बोला कि भैया पिछले साल जो ओवरऑल एनपीए थे वो थे 8.5%, मार्च 2021 तक ये जो ओवरऑल एनपीए हैं वो 14.7% पे पहुंच सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई बोल रही है, जो कि जुलाई 2020 में आई थी। तो इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किस बेसिस पे बताई गई, किस प्रमाइस से बताई गई थी? ये इस प्रमाइस से बताई गई थी कि अगर करंट फिस्कल में हमारी जीडीपी 8.9% से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो एनपीएस जो कि 2019-20 में लगभग 8.5% पे थे, वो मार्च 2021 तक 14.7% पे पहुंच जाएंगे। और ओवरऑल अक्टूबर में जब बैंक के फोरकास्ट आए आरबीआई के, तो ये बताया गया कि जीडीपी 9.5% से घटेगी। तो कुल मिला के भैया ओवरऑल इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। यहां पे आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि जैसे तैसे करके जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जो कि हमारी इकोनॉमी का क्रूशियल इंजन है, उसको बचाया जाए। और लक्ष्मी विलास बैंक को बचाना इस स्टेप का इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ लोग बोलेंगे कि यस बैंक जैसे बैंकों में, लक्ष्मी विलास जैसे बैंकों में पैसा इन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर बैंक फेल होने लगे ना तो ओवरऑल एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को ले डूबेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। सॉरी दोस्तों, बहुत ज्यादा लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हैव अ ग्रेट डे।